हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सेकंड एरेज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो एलिजिबल टॉपिक है हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, ये होती है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब ना हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एरे के बहुत सारे नाम हैं, एरे के नाम बहुत सारे हैं। तो आप हमेशा पेपर आपका बाइलिंगुअल लिखा होता है, अगर आपको कोई ऐसा नाम दिखे जिसका आपको मतलब ना समझ आए कि यार ये किसकी बात हो रही है। एरे को चित्ती भी बोला जाता है, एरे को व्यू भी बोला जाता है, एरे के बड़े सारे नाम हैं। ऐसे स्टैक को भी कुछ कुछ और नाम भी लिए जाते हैं। स्टैक तो हालांकि आपके सिलेबस में से हट गया है। तो इस तरह के जो हिंदी के शुद्ध हिंदी के नाम है ना, वो कई बार आपको पता नहीं होते हैं। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि चित्ती के प्रकार बताइए, तो उसमें आपको अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। ये टाइप्स ऑफ एरे, एरे आपको पता चल जाएगी एरे की बात हो रही है ना। तो वैसे ही याद आ गया मेरे को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगा। नॉर्मल एरे कैसा होता है, नॉर्मल एरे मतलब एरे ऑफ नंबर्स। एरे मैंने आपको बताया था कि एक एरे जब बनता है तो इस तरह से मेमोरी में लगातार स्थानों पर एक ब्लॉक बन जाता है। इसको इंडेक्स से दर्शाते हैं, 0 से इंडेक्स शुरू होता है और इसके अंदर कुछ नंबर स्टोर होते हैं। ये लगातार स्थानों पर होते हैं, लेकिन इनका बढ़ते या घटते क्रम में होना कोई जरूरी नहीं होता है। एरे के अंदर किसी भी क्रम में वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर एरे क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती हैं। एरे ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है। एरे ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि जब इसी तरह से लगातार स्थानों पर एरे के फॉर्मेट के अंदर क्या स्टोर हो जाए, क्या स्टोर हो जाए, कोई कैरेक्टर। लेट्स से H E L L O। अब आप कहोगे कि सत्य हो गया बावड़ा, इसके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक बॉक्स बना दिया ज़्यादा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है एरे के अंदर, कि एरे में एक बिट एक्स्ट्रा लगता है, वो होता है नल कैरेक्टर के लिए। नल कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर इज द टर्मिनेशन कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसके अंदर एक एडिशनल कैरेक्टर जोड़ा जाता है जिसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। और वो कैरेक्टर कहाँ पे जुड़ता है, वो एक हमारे कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर के लास्ट में जुड़ता है, एक एक्स्ट्रा जगह लेता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी, ये इसकी बेसिक कहानी होगी। अब इसको इनपुट कैसे किया जा सकता है, किस किस तरह से किया जा सकता है। इनपुट के वही सिंपल तरीके हैं, इसको एज स्ट्रिंग भी हम इनपुट कर सकते हैं और एक एरे, मतलब जैसे हम एक एरे को इनपुट करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। लेट्स से कैर C12 इक्वल्स टू, या तो हम क्या लिख सकते हैं, H E L L O एंड नल कैरेक्टर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कैर C12 मैंने वैसे लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसमें जो एलिजिबल साइज हो वो लिख सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा इसके लिए भी होना चाहिए, तो उतना स्टोरेज इसमें आना चाहिए। अब इसके अंदर अपने डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली हेलो भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम रहेगा, द मीनिंग ऑफ बोथ इज एग्जैक्टली सेम। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज कहाँ पे होती है, इतनी बात समझ आ गई हमें कि जब हम कैरेक्टर्स को एरे की तरह स्टोर कर देते हैं, एरे में स्टोर कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, क्योंकि वो लगातार स्थानों पर है और लगातार स्थानों पर स्टोर करते हैं तो उसका कोई ना कोई मीनिंग भी बन जाता है। जैसे हेलो, मीनिंग बनना कुछ ज़रूरी नहीं होता है, अगर इसमें हम कुछ भी और बिना किसी स्पेलिंग के भी लिख दें वो भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा।
कैरेक्टर स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो ये इस तरह से भी करा सकते हैं इनपुट, इस तरह से भी करा सकते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, द फंक्शंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब वो कौन कौन से हैं, कितने हैं? टोटल 6 फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है strlen, दूसरा फंक्शन है strcat, तीसरा फंक्शन है strcpy, चौथा फंक्शन है strcmp, पांचवा फंक्शन है strchr, छठा फंक्शन है str। अब इन सभी का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। मजे की बात ये कि क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से बन सकता है। वैसे तो पूरी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा सा इस बात में भी एक डाउट आ गया, क्योंकि पूरी बुक में से नहीं आएगा, कुछ पोर्शन तो बिल्कुल हटा ही दिए गए हैं, लेकिन जो बच्चा है उसमें से कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अब थोड़ी चीज़ें बची हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने कितने नंबर के बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है कैरेक्टर स्ट्रिंग, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा मेरी मानो, इसमें 3, 2, 1 के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3, 2, 1 मतलब कैसा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें ये सब कुछ पूछ ले, 2 मार्क का क्वेश्चन जिसमें 2 या 3 फंक्शंस के बारे में पूछ ले, और 1 मार्क का क्वेश्चन या तो इसकी डेफिनेशन पूछ ले या इसमें से एक आधा कोई फंक्शन पूछ ले। अब ये फंक्शन आपको एक एक का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको strlen का मतलब क्या है। strlen क्या होता है? strlen की फुल फॉर्म है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ, string लेंथ। ये कौन सा फंक्शन है? strlen क्या करता है? ये किसी स्ट्रिंग की लेंथ को नापने का काम करता है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ को नापने का काम। मतलब हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये क्या देगा हमें वापस ये उसके कैरेक्टर्स की संख्या बता देगा कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं? या तो इस फंक्शन के अंदर सीधा ही लिख दो, या फिर इसके अंदर वो स्ट्रिंग, वो कैरेक्टर लिख दो। तो ये इसके रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा इसकी लेंथ, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर। उसके बाद में strcat का मतलब क्या है? strcat का मतलब है, मैं यहां पे आपको सारी एक्सप्लेन करता रहूंगा। strcat का मतलब है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? मर्ज। मर्ज का बेसिक मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अब इसको समझते हैं। strcat s1, s2 अगर इसके अंदर ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पहले एक s1 स्ट्रिंग है हमारे पास जिसके अंदर मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग s2 है जिसके अंदर लिखा हुआ है मान लीजिए वर्ल्ड। और अगर हम क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो हमारा क्या स्ट्रिंग बन जाएगी? s1 के अंदर क्या आ जाएगा? s1 के अंदर ऐड हो जाएगी s2, s2 s1 के पीछे ऐड हो जाएगी और क्या बन जाएगी? हेलो वर्ल्ड। s1 के अंदर क्या हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या होती हैं? कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स मॉडिफाइएबल होती हैं, इनको सुधारा जा सकता है, इनको बदला जा सकता है, वेरिएबल है ये। तो स्ट्रिंग कैट क्या करती है? s1 स्ट्रिंग के अंदर ही चेंज कर देती है, रिटर्न नहीं करती है। जैसे स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करता था ना, ये रिटर्न नहीं करता है, ये क्या कर देता है? s1 के अंदर ही s2 को मर्ज कर देता है, s2 वैसी की वैसी रहती है। अब मान लीजिए हेलो है, ये वर्ल्ड है, तो अब इसके बाद में क्या होगा? ये लाइन चलने के बाद s1 के अंदर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड एंड s2 के अंदर क्या रहेगा? सिर्फ वर्ल्ड। तो इस तरह से स्ट्रिंग कैट वर्क करता है। अब अगर यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा हो जाए, s2 एंड s1 हो जाए, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेलो हो जाएगा, वर्ल्ड हेलो हो जाएगा।
होगा किसके अंदर, S2 के अंदर, S1 के अंदर नहीं होगा। मतलब क्या है, जो पहले लिखते हैं, जो स्ट्रिंग पहले लिखते हैं उसके लास्ट में दूसरी वाली स्ट्रिंग ऐड हो जाती है और दूसरी स्ट्रिंग अनचेंज्ड रहती है। इतना शायद ठीक है, सफिशिएंट है। strcpy, इसको साथ साथ छापते रहना दिमाग में। आप मेरे डायलॉग की वेट मत करना कि सर बोलेंगे छाप लो दिमाग में, फिर छापेंगे। तो थर्ड है strcpy, मतलब क्या है इसका, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब क्या है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी होती है। strcpy अगर मैंने लिखा S1, S2 तो S2 S1 के अंदर कॉपी हो जाएगी, S2 S1 के अंदर कॉपी हो जाएगी, मतलब सेम टू सेम स्ट्रिंग ये भी बन जाएगी, उसकी क्लोन बन जाएगी। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। strcmp थोड़ी सी ट्रिकी है। strcmp क्या होता है, इसका मतलब है स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग्स लिखी S1, S2। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं, क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं। इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न 0। इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन second string, it will return a positive value. If a second string is greater than first one, it will return a negative value. अगर S1 बड़ी है, पहले वाली स्ट्रिंग बड़ी है, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू देगा रिटर्न में। अगर दूसरी वाली वैल्यू बड़ी है तो 0 से छोटी वैल्यू देगा, मतलब माइनस में देगा। और अगर बराबर है तो 0 रिटर्न करेगा। तो मेन तो आपने यही चेक करना होता है मोस्टली कि इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। ज़्यादातर हम यही चेक करते हैं, जैसे हम पासवर्ड चेक कर रहे हैं या कुछ भी चेक करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि जो उसने यूज़र ने पासवर्ड डाला है और जो हमारे डेटाबेस में सेव है, क्या वो दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो हमारा प्रोग्राम चल जाए। तो वहाँ पे हम सिर्फ 0 ही चेक करते हैं। प्लस माइनस का लॉजिक इतना कम यूज़ होता है, मतलब हो तो सकता है। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड के अंदर ये वाली कोडिंग भी करेंगे हम, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक यूज़ हो सकता है। इसके बाद में आते हैं str chr एंड str। ये दोनों सिमिलर हैं। फिफ्थ str chr। अब इसके अंदर क्या है, str chr कैसे चलता है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर होता है। हम देखते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की फर्स्ट अक्रेंस। दोबारा बोलता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की फर्स्ट अक्रेंस। मतलब मान लीजिए मेरे पास इसके अंदर पड़ा है हेलो और ch के अंदर l है, तो मैं क्या देखूंगा, l की पहली आवृत्ति, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ l, पहली बार l कहां पे आया है उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। ये फर्स्ट टाइम l कहां पे आ रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। str क्या कहानी है, str इज ऑल्सो सिमिलर। str के अंदर क्या होता है, S1 और S2 होते हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग S1 के अंदर दूसरी स्ट्रिंग S2 कहां पे आ रही है। मान लीजिए मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड दिस इज माय स्कूल और सेकंड स्ट्रिंग है वर्ल्ड, तो मैं देखूंगा कि हेलो वर्ल्ड दिस इज माय स्कूल में वर्ड स्ट्रिंग कहां पे आ रही है। दिस विल रिटर्न द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये रिटर्न करता है पहले वाली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कहां पे आ रही है, पहली आवृत्ति बताएगा, ये भी फर्स्ट अकरेंस बताएगा। तो ये फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट। आज इस साल के सिलेबस के हिसाब से दीज फंक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इनका क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, मान के चलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं पे भी पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला ही है, क्योंकि इस बार चॉइसेस बहुत कम है। 13 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। तो 13 क्वेश्चन पूरी बुक में से उनको ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, अच्छे क्वेश्चन।
एंड 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बड़ा पेपर बनाना है उन्होंने और उसमें ऑप्शंस भी रखने हैं और सिलेबस बहुत सारा कट चुका है। तो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, वो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो भविष्यवाणी करने वाला, लेकिन आने के चांसेस हैं काफ़ी सारे। अब इसके बाद में मैंने आपको एक स्ट्रिंग नहीं, एक सीरीज, मेरे को याद नहीं है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि नहीं बताई थी, तो एक बार और मैं एक गुत्थी बना के छोड़ देता हूँ आपके सामने, जिसको आपने सुलझाना है। क्या गुत्थी है वो? 0। ये गुत्थी वो नहीं कपिल शर्मा शो वाली। दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। 0 1 1 2 3 5 8 13, लगभग इतना सफिशिएंट है, सो ऑन। सॉरी। तो ये क्या है? ये एक सीरीज है। सीरीज क्या है? सीरीज का मतलब क्या है? मतलब ये कोई प्लैंड रिपीटिशन ऑफ नंबर्स है, प्लैंड सीरीज है। प्लैंड मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें बिना मतलब के कुछ आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है तो किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे आ रहा है। तो प्लैंड सीरीज के अंदर आपको ये गेस करना है कि व्हाट विल बी दी नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पे क्या आएगा? ये मान लीजिए ये पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 9वां स्टेप क्या होगा? दूसरा आपने ये देखना है कि इसमें लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अगर आप ये स्टेप फाइंड करने में राजी वो हो गए, क्या बोलते, सक्सेसफुल हो गए, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द लॉजिक ऑल्सो। आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट सेशन, और चीटिंग नहीं करनी है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक नेक्स्ट वीडियो भी डल चुका हो, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले नेक्स्ट वीडियो देख के उसमें सोल्यूशन देख लो या फिर गूगल बाबा से पूछ लो। गूगल बाबा एंड और ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आपने थोड़ी सी ईमानदारी दिखानी है, गैरत दिखानी है, चेक करना है खुद से। अगर पता चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो 1000 ऑप्शन है, आप देख लेना वहाँ से। पता चलने की ट्राई तो करना, अपना थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ आया होगा एंड आप इसको फॉलो अप कर रहे होंगे एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स अब तक सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। आई गेस आपको पीडीएफ्स नहीं मिल रही थी, किसी को हिंदी में नहीं मिल रही थी, किसी को कुछ दिक्कत आ रही थी। आई होप सभी के वीडियोस चल रहे होंगे ढंग से और सभी ने इसको फॉलो अप करना शुरू कर दिया होगा दोबारा से। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, जब तक हमारी कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी नहीं करती है। सो थैंक यू एवरीवन।